Hello everyone, welcome back to our channel PWIT Jam and CSN Net and welcome back to Udgam series. Last lecture में हमने देखा था इनहेरिटेंस बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पेडिग्री एनालिसिस. आपने वहां पर ट्रिक्स देखी और कुछ 3-4 क्वेश्चंस देखे कि उन ट्रिक्स को आप कैसे अप्लाई करते हो और आंसर निकालते हो. Then in the homework we were having a set of questions जो आपको अटेम्प्ट करने थे and now we are going to solve these questions here itself ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो. So let's begin. In the last session we had pedigree analysis. Today we are having pedigree analysis PYQs. So here we have our first pedigree that states that the following pedigree shows the inheritance of a rare allele. The allele is X-linked recessive, autosomal recessive, dominant with incomplete penetrance, autosomal recessive with incomplete penetrance. So what is penetrance? Penetrance का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने लोगों के पास एक जीनोटाइप है उसके कंपैरिजन में कितने लोग उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट इज पेनिट्रेंस. दैट इज अगर आप रेशियो लो कि कितने लोगों के पास वो जीन था और एक्चुअली कितने लोगों ने वो जीन को एक्सप्रेस किया, उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को लाया, दैट इज नोन एज पेनिट्रेंस. सो हियर वी हैव दिस पेडिग्री दैट शोज कि क्या हो सकता है. सो अगर हम सिंपल चीज देखें तो हमें क्या दिख रहा है, देयर इज अ स्किप ऑफ जनरेशन. एंड सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो वी हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड. सिंपल, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड एंड स्किप ऑफ जनरेशन. सीधा दोनों चीजों से हमें समझ में आ रहा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है. ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है. सो इसको जीनोटाइप से मैच करेंगे. सेकंड स्टेप, सबसे पहले हम रिसेसिव वालों के जीनोटाइप लिखेंगे क्योंकि रिसेसिव एलील है तो स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. सो ये वाली कंडीशन कब आती है कि अनअफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड चाइल्ड है, जब हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हो. ठीक है जी, हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हमने लिख लिए. अगर हम इस क्रॉस को देखें, दोनों हेटेरोजाइगस पेरेंट्स को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो इस तरीके का हमारे पास जीनोटाइप आ रहा है. अगर हम हेटेरोजाइगस पेरेंट को क्रॉस करते हैं तो इस तरीके का जीनोटाइप आ रहा है. दैट मींस हमारे पास ऑप्शन है कि अफेक्टेड भी होंगे और अनअफेक्टेड भी होंगे, अफेक्टेड भी होंगे और अनअफेक्टेड भी होंगे. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, हमारा ये जीनोटाइप भी ठीक है. इस तरीके के जीनोटाइप लाने के लिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जीनोटाइप. कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है. सो हमारी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए ये जो आंसर है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव. फॉर योर हेल्प अगर आपको चाहिए तो एक बार इसका पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब मैं आपको ये एक्स लिंक रिसेसिव की कंडीशन समझाऊं तो आपको कंफ्यूजन ना हो. तो हम एक बार एक्स लिंक रिसेसिव मान के चलते हैं कि एस लिंक रिसेसिव होगा. मान लेते हैं अगर एक्स लिंक रिसेसिव है तो क्या होगा. एक्स लिंक रिसेसिव है तो ये आपका मेल चाइल्ड, ये आपके फीमेल चाइल्ड का एक्सप्रेशन. अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यहां पर मैं आप ध्यान से देखोगे तो फीमेल चाइल्ड जो है उसको अपना एक एक्स क्रोमोसोम किससे मिलेगा, अपनी मदर से मिलेगा, और एक एक्स क्रोमोसोम उनको फादर से मिलेगा. अगर उनको अपने फादर से एक रिसेसिव वाला जीन मिल रहा है, दैट मींस इनके फादर के पास क्या रहने वाला था, इनके फादर के पास रिसेसिव एलील रहने वाला था एक्स पर और वाई तो इनका नॉर्मल था. तो अगर फादर का जीनोटाइप ये था तो फादर को भी अफेक्टेड होना चाहिए था ना. फादर तो अफेक्टेड हुए ही नहीं. सिंपल सा केस है, एक डॉटर को अपना एक एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलता है, एक फादर से मिलता है. दैट मींस ये जो एक्स क्रोमोसोम विद रिसेसिव एलील है ये इनको इनके फादर से मिला है. दैट मींस हमने सिंपल से क्या किया, मैंने जाके इसके फादर के पास लिख दिया कि आपके पास एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील था. तो फादर का जीनोटाइप क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, एक्स वाला इनकी डॉटर से, वाई वाला इनके पास इनके मैच करने वाला सन से मिल गया. सो हमने क्या देखा कि इनके पास रिसेसिव एलील है विद द एक्सप्रेशन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, बट अकॉर्डिंग टू पेडिग्री द फादर इज नॉट अफेक्टेड. हेंस ये जो हमने जीनोटाइप बनाया है ये गलत है एंड द ट्रेट इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव. क्वेश्चन ने खुद कहा है रेयर एलील है, डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ऐसा कुछ नहीं है. इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस हमें नहीं दिख रहा. ऑटोसोमल रिसेसिव विद इनकम्प्लीट, ऑटोसोमल रिसेसिव प्रूव हुआ है विद कंप्लीट पेनिट्रेंस. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव. This was your first question as the homework. Moving to next question. This is here we have
द फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अ कॉमन phenotype controlled by autosomal recessive allele. Autosomal recessive allele का क्वेश्चन है. Probability of carriers in the population is 1/3. What is the probability that the child from parents second, third and second, fourth will show the phenotype? सेकेंड के थर्ड एंड फोर्थ उन्होंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड के थर्ड और फोर्थ से जो चाइल्ड आएगा वो सफर करेगा डिसीज से. पहली बात तो मैंने मान लिया हाँ जी सफर करेगा. सफर करेगा मतलब उसका जीनोटाइप क्या हुआ स्मॉल आर क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव की कंडीशन है. अगर मुझे अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड बनाना है तो मुझे हेटेरोजाइगस पेरेंट्स रखने पड़ेंगे. मैंने हेटेरोजाइगस पेरेंट्स भी रख दिए. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इस चाइल्ड में एक्सप्रेशन होगा. बच्चे को रिसेसिव एलील देने के लिए फादर और मदर के पास रिसेसिव एलील होना भी तो चाहिए. पहली कंडीशन तो यही है ना. अगर बच्चे को रिसेसिव एलील देना है तो पेरेंट्स के पास रिसेसिव एलील होना भी चाहिए. रिसेसिव एलील होगा मतलब वो कैरियर्स है. कैरियर्स है मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है. फादर की प्रोबेबिलिटी इज 1/3, मदर की भी 1/3. अब क्या क्रॉस हुआ सभी के सभी रिसेसिव एलील के बच्चे बनेंगे. जो भी चाइल्ड होगा अगर मैं इसको क्रॉस कर रही हूं हेटेरोजाइगस को अगर मैं क्रॉस करती हूं क्या सभी के सभी जो चाइल्ड होने वाले हैं सभी के सभी जो चाइल्ड होने वाले हैं वो सभी के सभी होमोजाइगस रिसेसिव हैं. नहीं है. क्या प्रोबेबिलिटी है होमोजाइगस रिसेसिव होने की. दैट इज 1/4. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 1/36 इज योर आंसर. अब इस चीज को कैसे समझोगे. अगर मैं आपके सामने एक बास्केट रखूं और मैं आपको कहूं कि इस बास्केट में से रेड बॉल निकालो. पहले तो आप ये कहोगे कि मैम इसमें रेड बॉल होनी भी चाहिए. सिमिलरली अगर बच्चे को डिफेक्टेड होना है अफेक्टेड होना है तो उसके पास रिसेसिव एलील आने चाहिए. रिसेसिव एलील आने के लिए पेरेंट के पास भी तो रिसेसिव एलील होना चाहिए ना. तो पेरेंट के पास रिसेसिव एलील की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3. ठीक है. रेड बॉल है बास्केट में. अब रेड बॉल निकलनी भी तो चाहिए ना. ठीक है. रिसेसिव एलील है. रिसेसिव एलील एक्सप्रेस भी तो होने चाहिए. रिसेसिव एलील बच्चे में जाने भी तो चाहिए. सो आप दोनों कैटेगरीज को देखोगे कि होना भी चाहिए. पेरेंट अपने बच्चे को पास ऑन तब करेगा जब पेरेंट के पास खुद का रिसेसिव एलील हो. तो आपको फिनोटाइप या प्रोबेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी कि पेरेंट के पास भी वो रिसेसिव एलील होना चाहिए और रिसेसिव एलील अगर है तो उस रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन होने के क्या चांसेस है दैट इज आल्सो नीड टू बी काउंटेड. सो आप ये देखोगे कि पेरेंट को अगर बच्चे को अफेक्टेड बनाना है तो पहले पेरेंट के पास इस रिसेसिव एलील होने की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट मींस 1/3. उसके बाद इनका क्रॉस हो भी गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सप्रेशन होगा ही होगा. रिसेसिव एलील आएगा ही आएगा. सो दैट इज आल्सो बी टू काउंटेड फ्रॉम द क्रॉस दैट इज 1/4. So you will multiply all the probabilities and the answer will be 1/36. This was your next question. Third question on the screen. You can read it because थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो एक बार इसको रीड कर लो फटाफट. The following pedigree shows the inheritance pattern of a rare recessive disorder with complete penetrance. Rare recessive disorder है, recessive allele का disorder है. Individuals, the child from marriage between individuals second two and second third will show the disorder only if the parent carry the recessive allele. बिल्कुल सही. पिछले वाले क्वेश्चन में यही समझाया गया ना. रिसेसिव एलील चाइल्ड में तभी तो आएगा जब उसके पेरेंट के पास रिसेसिव एलील होगा. अगर नहीं है तो चाइल्ड में आएगा भी नहीं. तो यही लाइन उन्होंने लिखी. चाइल्ड फ्रॉम मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल second two and second third will show the disorder only if the parents carry the recessive allele. What is the probability that the child will show the disorder? अब क्या प्रोबेबिलिटी कि चाइल्ड में डिसऑर्डर आएगा ही आएगा. कैसे पता लगाते हैं. पहली बात तो प्रोबेबिलिटी काउंट कैसे करते हैं कि पहले पेरेंट के पास वो जीन होना चाहिए, वो एलील होना चाहिए. उसके बाद वो एलील है भी तो उसका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए. उसके एक्सप्रेशन होने के क्या चांसेस है दैट काउंट्स इन योर प्रोबेबिलिटी. लेट्स बिगिन. सो हमें देखना है सेकंड का सेकंड और थर्ड के पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिसेसिव एलील आएगा ही आएगा. ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगा ही होगा.
अगर हो गया तो क्या जीनोटाइप है, स्मॉल आर। और आपके अगर हम पता है कि अगर हमें अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड बनाना है, सो ये आपके बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज योर हिट्रोजाइगस कंडीशन, जो हम पहले पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर हिट्रोजाइगस कंडीशन है तो ही ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के केस में जो अनअफेक्टेड पेरेंट है उनका जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड बनता है। ये हम केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी दी गई थी कि कैरियर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पेरेंट के हिट्रोजाइगस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट वाज 1/3। यहां पर नहीं है, अब क्या करना है, यहां पर नहीं है तो सबसे पहले इनका क्या होने वाला है जीनोटाइप, स्मॉल आर। और इस तरीके का जीनोटाइप कब आएगा कि एक अफेक्टेड और एक हिट्रोजाइगस, ये तब आएगा जब पेरेंट्स रहे होंगे हिट्रोजाइगस एंड रिसेसिव, पेरेंट्स रहे होंगे आपके हिट्रोजाइगस एंड रिसेसिव। इस तरीके का लाना है हमें। उसके बाद तो यहां पर आएगा क्योंकि ये गलती मत करना जो मैंने करी, यहां पर मैंने लिख दिया रिसेसिव, ये मैंने गलती करी है क्योंकि ये अनअफेक्टेड है, तो दोनों ये रहे होंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। सिमिलरली यहां पर सेम कंडीशन है, एक अफेक्टेड एक अनअफेक्टेड, तो ये दोनों रहेंगे हेट्रोजाइगस, तभी इस तरीके का एक्सप्रेशन पॉसिबल है। तो एक बार क्रॉस बनाते हैं, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है क्योंकि हमें ये देखनी है कि पेरेंट के कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पेरेंट के पास कैरियर होने का मतलब क्या है कि पेरेंट के पास रिसेसिव एलील होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आपका कैरियर बनता है। सो अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। पहली बात तो डोमिनेंट होना मेरा कोई रोल प्ले नहीं करने वाला, डोमिनेंट और डोमिनेंट होना मेरे लिए कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो मुझे उसे कंसीडर करना ही नहीं है, तो मुझे इसे कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि इसका मेरे ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे रिसेसिव एलील चाहिए तो इन तीनों में रिसेसिव एलील है तो मैं इनको रख लेती हूं, बट मेरे चाइल्ड को ऑटोसोमल रिसेसिव बनाने के लिए क्या ये कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड अफेक्टेड तब बनेगा जब पेरेंट हेट्रोजाइगस होगा। वेरी सिंपल थिंग, मुझे ये पता है कि मैंने जीनोटाइप बनाए, जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड तब बनेगा जब पेरेंट्स जो है हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस चाहिए और रिसेसिव पेरेंट्स चाहिए तो ऑटोसोमल का तो कोई रोल नहीं है, सबसे पहले ऑटोसोमल कट हुआ। उसके बाद रिसेसिव वाले आपके पास तीन कंडीशंस आई, रिसेसिव वाली आपके पास तीन कंडीशंस आई, तो क्या तीनों की तीनों कंडीशन सक्सेसफुल है मेरे चाइल्ड को अफेक्टेड बनाने के लिए? नहीं है, सिर्फ दो कंडीशंस, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन ही सक्सेसफुल है मेरे चाइल्ड को अफेक्टेड बनाने के लिए। तो एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 2/3। हम कहते हैं ना, जो चीज किसी चीज काम की नहीं होती उसको डिस्कार्ड कर दो। सो डोमिनेंट एलील होना मेरे पेडिग्री के लिए कोई यूज का नहीं है, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। जो बचे हैं उनके पास रिसेसिव एलील है, बट क्या सभी के सभी सक्सेसफुल हैं चाइल्ड को रिसेसिव बनाने में, चाइल्ड को अफेक्टेड बनाने में? नहीं। तो कौन से वाले सक्सेसफुल हैं? दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन सक्सेसफुल होंगी चाइल्ड को अफेक्टेड बनाने में। तो दैट इज हमने लिखा। सो हमें पता चल गया इनकी प्रोबेबिलिटी है, सो इनके हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 एंड 2/3। चलो हम फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गए, 2/3 एंड 2/3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन्होंने तो क्रॉस कर लिया, हेट्रोजाइगस का क्रॉस हो गया, हेट्रोजाइगस का क्रॉस तो हो गया, बट क्या हर एक क्रॉस का रिजल्ट आया, जो क्रॉस हमने किया, तो क्या हर एक जीनोटाइप मेरे चाइल्ड को अफेक्ट बना सकता है? नहीं बना सकता, सिर्फ एक ही बना सकता है ना, ये वाला। सो दैट इज 1/4। नाउ लेट्स चेक द प्रोबेबिलिटी। पेरेंट्स के कैरियर या पेरेंट्स के अफेक्टेड बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 2/3 इंटू 2/3 एंड क्रॉस से चाइल्ड के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4।
जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आंसर विल बी 1/9। आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है। जब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि चाइल्ड अफेक्टेड होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा वाला एलील जो है वो प्रोबेबिलिटी बना रहा है। इस केस में रिसेसिव एलील प्रोबेबिलिटी बना रहा था तो मुझे डोमिनेंट को डिस्कार्ड करना है। अगर डोमिनेंट बनाता तो मैं रिसेसिव को डिस्कार्ड करती। उसके बाद जो जीनोटाइप्स बच गए, आपने अल्टरनेटिवली अपोजिट वाला जीनोटाइप कट कर दिया। अब जो जीनोटाइप बच गए, उन बचे हुए जीनोटाइप्स में से कौन सा मेरा रिजल्ट ला सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना है, दूसरे वाले को नहीं। जैसे हमें यहां पर रिसेसिव की जरूरत थी तो हमने डोमिनेंट वाले को कट किया, रिसेसिव वाले बच गए, बट क्या ये रिसेसिव मेरा जीनोटाइप ला सकता है? नहीं ला सकता, तो मैं इसे भी यूज नहीं करूंगी, इसको भी डिस्कार्ड करूंगी एंड आई विल बी यूजिंग माय हेटेरोजाइगस पेरेंट्स, ताकि मेरा जो जीनोटाइप है वो सेटिस्फाई हो जाए और मेरा चाइल्ड आने वाला है वो भी जो है रिसेसिव डिसऑर्डर से इफेक्ट हो जाए। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर यू हैव, ये भी एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार अच्छे से रीड कर लो प्लीज। So let's begin. The following pedigree represents inheritance of a trait in an extended family. What is the probable mode of inheritance and which individual conclusively demonstrate the mode of inheritance? कौन सा मोड है और कौन से इंडिविजुअल्स ने आपको हेल्प किया उसको आइडेंटिफाई करने में, आपको वो बताना है। मैंने सीधा सा यहां पर देखा स्किप ऑफ जनरेशन आ गई, स्किप ऑफ जनरेशन मुझे इन तीनों ने दिखाई। उसके बाद मुझे ये दिखाया गया कि अफेक्टेड अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चाइल्ड हो सकते हैं। सेकंड मैंने क्या यूज किया, सबसे पहले मैंने यूज किया स्किप ऑफ जनरेशन है, और दूसरा मैंने यूज किया कि अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चाइल्ड हैं। तो मुझे किसने हेल्प किया? थर्ड के 1 2 3 ने हेल्प किया और उसके साथ फोर्थ के 1 और 2 ने। तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि ये ऑप्शन जो मैच करता है ऑटोसोमल रिसेसिव से मैच करता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट से मैच नहीं करता। अगर मैं बात कर रही हूं कि मुझे थर्ड के 1 2 3 ने हेल्प करी और 4 के 1 और 2 ने हेल्प करी, तो इन्होंने मुझे ये समझाया है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो ये नहीं है, तो ये गलत हुआ। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और मैंने क्या यूज किया है, मैंने थर्ड का 2 3, फोर्थ का 1 और 2 यूज किया है टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। हेंस द करेक्ट आंसर इज योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज थर्ड का 2 और 3, 1 उन्होंने मेंशन नहीं किया। सो इन्होंने जो यूज किया है, इन्होंने स्किप ऑफ जनरेशन को एक्चुअली में यूज नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। इन्होंने कंसीडर किया है कि अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड आ रहा है, तो उन्होंने ये यूज किया। अनअफेक्टेड पेरेंट है 3 2 और 3 और 4 1 और 2 अफेक्टेड चाइल्ड है, तो इसको यूज करके इन्होंने आंसर है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव एंड हेंस द ऑप्शन इज सेटिस्फाइड। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। एक बार देख लो, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार ट्राई कर लो, रीड कर लो, और जिन्होंने कर लिया दैट इज वेरी गुड। So here we have affected individuals from the pedigree given below are suffering from
albinism, an autosomal recessive disease. Identify the confirmed carrier individual in this pedigree, assuming that the members coming from outside the family as homozygous for the dominant allele. इन्होंने आपको बोला कि ये जो पेडिग्री है ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट को समझा रही है. आपको ये बताना है कि इन वाली पेडिग्री में से कौन कौन से इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैरियर्स हैं. हाँ, कैरियर्स हैं. और उसके अलावा आउट ऑफ द फैमिली जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो होमोजाइगस है डोमिनेंट एलील के लिए. सो मेरे को ये समझ में आया ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है. जो आउटसाइड द फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके होमोजाइगस है डोमिनेंट एलील के लिए. और बताना मुझे ये है कि कैरियर कौन कौन से हैं. सो मैं एक पेडिग्री शुरू करती हूँ. पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है, ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है, तो जो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है, तो जो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं वो आपके होने वाले हैं स्मॉल आर वाले इंडिविजुअल्स. दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव होने वाले ये इंडिविजुअल्स. फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली. दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे कहती है आउटसाइड द फैमिली मेंबर्स जो है वो होमोजाइगस है डोमिनेंट एलील के लिए. आउटसाइड द फैमिली मेंबर्स, यहां से फैमिली शुरू हुई तो मैं फर्स्ट पेरेंट्स को कंसीडर नहीं कर रही हूं, मैं सेकंड स्टेज से शुरू करूंगी. आउटसाइड द फैमिली ये वाले हैं, सो ये होंगे होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील. उसके बाद इस कंडीशन में ये आउटसाइड द फैमिली है होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील. इस कंडीशन में ये आउटसाइड द फैमिली है होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील. नाउ यहां पर कोई आउटसाइड द फैमिली है नहीं, थर्ड जनरेशन में कोई भी आउटसाइड द फैमिली नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे. तो अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इस पार्ट को देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे ऑप्शन क्या चाहिए यहां पर, मुझे ऑप्शन ये चाहिए कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी आने चाहिए और अनअफेक्टेड भी आने चाहिए. अफेक्टेड भी आने चाहिए, अनअफेक्टेड भी आने चाहिए. तो ये केस कब पॉसिबल होता है, ये केस पॉसिबल होता है जब हिट्रोजाइगस कंडीशन हो. तो ये मेरी हिट्रोजाइगस कंडीशन है. अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों दिखेंगे जब हिट्रोजाइगस कंडीशन होगी. सिमिलरली यहां पर अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों दिखने चाहिए क्योंकि ये हिट्रोजाइगस कंडीशन के केस होंगे. उसके बाद अगर हम देखें, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट कंसीडर करेंगे. अब हम क्या देखेंगे, अब क्या ट्रेट है. अब ये वाले इंडिविजुअल्स देखो, अब थर्ड जनरेशन जो फिल करनी थी वो फिल कर ली. अब ऊपर की तरफ आओ, सेकेंड जनरेशन पे आओ. यहां पर देखो कि ये जो बच गए इनका जीनोटाइप क्या होगा, इनका जीनोटाइप क्या होगा. यहां से मुझे दिख रहा है कि ये जो चाइल्ड है ये कैपिटल आर स्मॉल आर है. अगर मैं कहूं तो आप मुझे कह दो कि मैम स्मॉल आर लिख दो, कितना आसान है. कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन स्मॉल आर. अगर ये स्मॉल आर का इंडिविजुअल होता तो ये अफेक्टेड ना होता क्योंकि डिसीज तो ऑटोसोमल रिसेसिव है. अगर ये स्मॉल आर का जीनोटाइप कैरी कर रहा है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो स्मॉल आर का इंडिविजुअल हो या कैपिटल आर स्मॉल आर का इंडिविजुअल हो. अब आप ये सोचो, अगर ये स्मॉल आर का इंडिविजुअल था तो ये इफेक्टेड होना चाहिए था, पर ये इफेक्टेड नहीं है. दैट मींस इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर. सिमिलरली इस तरफ आओगे, यहां पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है, तो ये भी रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर ही रहा है. तो पहले मैंने किनको कंफर्म किया था, पहले मैंने थर्ड जनरेशन को कंफर्म किया था, जिसमें मेरे कंफर्म हो गए थे कि सेकंड, थर्ड, 5 और 6, थर्ड के सेकंड, थर्ड, 5 और 6 मेरे श्योर हैं कि वो हैं ही हैं. तो मैंने यहां पर देखा सेकंड, थर्ड, 5, 6, सेकंड, थर्ड, 5, 6, सेकंड, थर्ड, 5, 6, थर्ड के कंफर्म किए थे, थर्ड के सेकंड, थर्ड, 5, 6, सॉरी गलती होगी बोलने में, थर्ड के 2, 3, 5, 6, तो थर्ड के थ्रू 6, 5, 6 सब में ऑप्शंस में सही है. तो चलो उसके बाद किसका कंफर्म हुआ कैरियर, सेकेंड जनरेशन में कैरियर्स कौन है, सेकेंड जनरेशन के कैरियर्स हैं 2, 4 एंड 5. ध्यान से देख लो, सेकेंड जनरेशन में 2, 4 एंड 5, सेकेंड जनरेशन के 2, 4, 5, सेकेंड जनरेशन के 2, 4, 5, सेकेंड जनरेशन के 1, 3, 6 नहीं, सेकेंड जनरेशन के 4 एंड 5 2 भी है, तो ये भी गया. लास्ट में ऑप्शन बताए 1 का 2. क्या मैं 1 का 2 कंफर्म कर सकती हूँ, 1 का 2 कंफर्म कर सकती हूँ क्या मैं. अगर 1 और 2 से आने हुए चाइल्ड को देखो तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर भी हो सकते हैं, स्मॉल आर भी हो सकते हैं, पर स्मॉल आर नहीं हो सकता. स्मॉल आर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें कंफर्म नहीं कर सकता. तो हम यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते, तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि फर्स्ट का सेकंड अफेक्टेड है, सॉरी फर्स्ट का सेकंड कैरियर है या नहीं है. तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करते हुए. देखो जो भी फर्स्ट जनरेशन होती हैं आप कभी भी उनको कंफर्म नहीं कर सकते हो.
क्योंकि पासिंग ऑफ द जीन्स इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रीवियस जनरेशन। यहां पर मुझे नहीं पता कि इसकी प्रीवियस जनरेशन अफेक्टेड थी, अनअफेक्टेड थी, उनसे कैसा जीनोटाइप आया, ये किस तरीके के इंडिविजुअल है। जब मैं यहाँ की इनकी प्रीवियस जनरेशन को नहीं देख सकती हूँ तो मैं इनका जीनोटाइप श्योरिटी से नहीं बताऊंगी। हमेशा याद रखोगे जब भी पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हो, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है उसके जीनोटाइप की आप श्योरिटी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको उनकी प्रीवियस जनरेशन नहीं पता। पेडिग्री इज अबाउट एनालिसिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जब आपको पहली जनरेशन नहीं पता तो आप सेकंड भी नहीं बता सकते हो। हेंस किसी भी क्वेश्चन में ट्राई मत करना कि फर्स्ट जनरेशन की श्योरिटी से बताओ, मत बताना। नीचे वाली जनरेशन जिनके जीनोटाइप आपको दिख रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उन पर जाना, फर्स्ट वाले को ट्राई मत करना। सो हम इसको नहीं बता सकते श्योरिटी से, तो हम इसको नलीफाई करते हुए अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिनकी हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ बिग एंड बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके क्वेश्चन ने पूछा है। चलो, so let's begin. ABO blood type in human is under the control of autosomal multiple alleles. बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे multiple allelism, that is your ABO blood grouping. Color blindness is recessive X-linked trait. Color blindness recessive है और X-linked trait है. A male with the blood type A and normal vision marries a female who has blood type A and normal vision. दो चीजें हैं, मेल एंड फीमेल। मेल का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए, ठीक है, एंड जो फीमेल है उनका भी ब्लड ग्रुप जो है वो ए है और उनकी नॉर्मल विजन है। दोनों फादर मदर नॉर्मल विजन के हैं विद द ब्लड ग्रुप ए। द कपल्स फर्स्ट चाइल्ड इज मेल हु इज कलर ब्लाइंड। फर्स्ट चाइल्ड जो है वो कलर ब्लाइंड है और ब्लड ग्रुप ओ है। दैट मीन्स अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, आपको कुछ ना समझ में, आपको ये तो समझ में आता है ना कि ब्लड ग्रुप ओ कैसे बनेगा। फादर और मदर दोनों के पास ओ का एलील रहा है तभी तो बच्चा ओ लाया है। सिंपल सी चीज, फादर और मदर दोनों के पास आपके ब्लड ग्रुप ओ का एलील था तभी बच्चे के पास वो ब्लड ग्रुप ओ बना है। तो सिंपल सा मैंने फादर और मदर का इन टर्म्स ऑफ ब्लड ग्रुप लिख लिया। वहीं पर नेक्स्ट इज फर्स्ट चाइल्ड इज मेल हु इज कलर ब्लाइंड। फर्स्ट चाइल्ड अगर हम देख रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो मेल है और कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स पर रिसेसिव एलील है और वाई आपका नॉर्मल है। तो फर्स्ट चाइल्ड इज मेल विद कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड है तो मतलब उसके पास कलर ब्लाइंड का जीन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पास ये एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से आया और ये वाई क्रोमोसोम इसके फादर से आया। वाई क्रोमोसोम इसने फादर से लिया और मदर से इसने लिया अपना कलर ब्लाइंड वाला क्रोमोसोम। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि मदर और फादर दोनों नॉर्मल विजन के हैं। दैट मीन्स हमें क्या समझ में आया कि फादर का जो जीनोटाइप होगा वो नॉर्मल होगा, एक्स एंड वाई, क्योंकि फादर नॉर्मल है। अगर उनके पास कलर ब्लाइंड वाला एक्स क्रोमोसोम होता तो वो अपने आप ही कलर ब्लाइंड हो जाते, बट ऐसा कुछ नहीं है। मदर के पास एक जो है रिसेसिव एलील है और एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। मदर और फादर की जीनोटाइप डिसाइडेड फ्रॉम द फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड अफेक्टेड है कलर ब्लाइंड डिसीज से। दैट मीन्स उसके पास कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव एलील है। किस पर रिसेसिव एलील है? एक्स क्रोमोसोम पे। एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है तो मैंने सिंपल सा वहां का एक्स क्रोमोसोम उठा के मदर को दे दिया और मदर नॉर्मल विजन की है, दैट मीन्स उनका दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल रहा है। फादर नॉर्मल विजन के हैं, वाई क्रोमोसोम उसने अपने बच्चे को दिया था, वाई क्रोमोसोम सिंपल सा लिख दिया, और फादर जो है वो नॉर्मल विजन के हैं तो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल लिख दिया। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड नेक्स्ट फीमेल चाइल्ड हैज नॉर्मल विजन एंड अ ब्लड ग्रुप हो? इसमें तीन चीजें कंबाइन है। सेकंड चाइल्ड फीमेल भी होना चाहिए, नॉर्मल विजन का भी होना चाहिए और ब्लड ग्रुप ओ का भी होना चाहिए। देख रहे हो,
एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ रहा है कि फीमेल चाइल्ड भी होना चाहिए, उसके बाद वो नॉर्मल विजन का भी होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पास ब्लड ग्रुप ओ भी होना चाहिए। तो हम तीनों केसेस देखेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम ये चेक करेंगे कि फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं चेक कर रही हूं कि फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, फीमेल चाइल्ड के मैंने अकॉर्डिंगली बना लिया। नेक्स्ट क्या पूछा है, नॉर्मल विजन होना चाहिए। नॉर्मल विजन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ेगा। मदर थी और फादर नॉर्मल थे, तो इसके बेसिस पे ये नॉर्मल, इसके बेसिस पे यहां पर चला गया आपका इलील, और ये आपके हो गए कलर ब्लाइंड। ध्यान से देखो क्या जीनोटाइप है मदर और फादर का। पहले मैंने सिंपल सा बनाया कि मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बाद मैंने ये बनाया कि नॉर्मल विजन होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो मैंने पेरेंट्स के जीनोटाइप्स को मॉडिफाई किया। मदर का जीनोटाइप XXC इंटू फादर दैट इज नॉर्मल, फादर के X एंड Y, नॉर्मल मदर XXC, XX, XY, XCX, XCY। नेक्स्ट वी हैव ब्लड ग्रुप। तीसरी कंडीशन क्या देखनी है, ब्लड ग्रुप देखनी है। चलो ब्लड ग्रुप देखते हैं। लेट्स चेक नाउ। फीमेल चाइल्ड क्या क्या पूछा हुआ है, फीमेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4, 2 में से 4 फीमेल चाइल्ड हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि कलर ब्लाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि कलर ब्लाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सॉरी, ये पूछा गया कि नॉर्मल विजन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, कलर ब्लाइंड नहीं, नॉर्मल विजन की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है हमसे। सो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। नॉर्मल विजन की प्रोबेबिलिटी, दोनों के दोनों ध्यान से देखोगे, दोनों के दोनों जो फीमेल चाइल्ड है वो नॉर्मल है, तो ये 1 हो गई। वहीं पर तीसरी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है कि ब्लड ग्रुप ओ की प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लड ग्रुप ओ की प्रोबेबिलिटी हम देखें तो दैट इज 1/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/16, दैट इज 1/8। सो द आंसर इज योर 1/8, ऑप्शन नंबर सी। एक बार दोबारा देख लो क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और बहुत सारी चीजें थी। सो एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोसोमल मल्टीपल एलील्स। हमें पता है कि हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो मल्टीपल एलीलिज्म का केस है। कलर ब्लाइंडनेस इज रिसेसिव X-linked trait. A male with blood group A and normal vision marries a female who also has blood group A and normal vision. तो एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो A है और उन नॉर्मल विजन के हैं जिनकी मैरिज जो होती है वो फीमेल से हो रही है, दैट इज ब्लड ग्रुप A एंड नॉर्मल विजन। कपल्स फर्स्ट चाइल्ड इज मेल हु इज कलर ब्लाइंड एंड हैज ए ब्लड ग्रुप O। पहली चीज, ब्लड ग्रुप O लाने के लिए फादर और मदर के पास ब्लड ग्रुप O का एलील होना जरूरी है। सो मैंने जीनोटाइप्स बना दिए कि A है तो ये जीनोटाइप रहा होगा विद अ एलील ऑफ O ब्लड ग्रुप। फीमेल आल्सो दैट इज ब्लड ग्रुप A है विद अ एलील ऑफ योर O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो उसके बाद जो चाइल्ड आया वो है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड चाइल्ड है तो उसका जीनोटाइप क्या रहा होगा, X क्रोमोसोम के पास, उसके X क्रोमोसोम पर उसके पास कलर ब्लाइंड का जीन है और Y क्रोमोसोम नॉर्मल है। X क्रोमोसोम मिलता है मदर से, मदर के पास मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मदर के पास जो जीन है वो है कलर ब्लाइंडनेस का, बट मदर इज अ कैरियर क्योंकि वो नॉर्मल विजन की है। फादर के पास नॉर्मल है क्योंकि वो सीधे सीधा X क्रोमोसोम पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। पूछा क्या जा रहा है कि नेक्स्ट चाइल्ड फीमेल होना चाहिए, नॉर्मल विजन का होना चाहिए, ब्लड ग्रुप A का होना चाहिए। पहले तो देखो फीमेल चाइल्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दोनों पेरेंट्स को क्रॉस किया, फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 आई।
उसके बाद नॉर्मल विजन होने के लिए तो नॉर्मल विजन वाले जो विजन वाले आपके जीनोटाइप्स हैं उनको क्रॉस करोगे तो यहां पर आ रहा है कि कोई भी फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है, दोनों नॉर्मल विजन की है, तो 1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल विजन। एंड फाइनली ब्लड ग्रुप ए की प्रोबेबिलिटी इज योर 1/4, तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया, हेंस द आंसर 1/8 इज गिवन। Moving forward to next question. Following are 4 modes of inheritance: X-linked recessive, X-linked dominant, autosomal recessive, autosomal dominant. Which of the above modes of inheritance can explain the pedigree shown below? Which of the following modes can be represented by pedigree chart above? So you have your option. You can try your questions. लेट्स बिगिन। सबसे पहले मेल चाइल्ड अफेक्टेड, एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में मेल चाइल्ड अफेक्टेड होते ही मदर को अफेक्टेड होना जरूरी है, नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर बी कट। ऑप्शन नंबर बी कट हुआ तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया, बी वाला ऑप्शन जो है वो कट हो गया। अब हमारे पास ए सी डी बचे हैं। तो सबसे आसान जिसको चेक करने होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव को सबसे आसान होता है चेक करना, वो चेक करेंगे हम पहले। सो ऑटोसोमल रिसेसिव अगर मान के चलती हूं तो इसको लिखूंगी स्मॉल आर 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 एंड स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, लेट्स मैच। तो अफेक्टेड अनअफेक्टेड दोनों होने चाहिए, तो ये आपके हेटेरोजाइगस हो गए। यहां अगर आपको अफेक्टेड अनअफेक्टेड दोनों चाहिए तो ये आपके हेटेरोजाइगस हो गए, मैच कर गया, ऑटोसोमल रिसेसिव चलेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव चलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो चलेगा। सो उसके साथ साथ डी ओनली ऑप्शन उड़ गया, डी ओनली ऑप्शन जो है वो भी गया। अब हमारे पास बचा ए और डी को चेक करना। एक्स लिंक रिसेसिव को चेक कर लूं, एक्स लिंक रिसेसिव भी थोड़ा सा आसान हो जाता है चेक करना। एक्स लिंक अगर रिसेसिव है, सो एक्स लिंक रिसेसिव का मतलब क्या है, ये आपके एक्स सी बनी, ये भी आपकी एक्स सी बनी। यहां से अगर हम देखेंगे ये जो है, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इनके पास एक्स लिंक रिसेसिव है, तो इनको रिसेसिव एलील मदर से भी मिला है, फादर से भी मिला है, मदर से भी मिला है, फादर से मिला है। मदर अफेक्टेड है, वर्क्स, वी आर सॉर्टेड। मदर अफेक्टेड है, चाइल्ड अफेक्टेड है, मतलब एक्स लिंक रिसेसिव रहा है और हमारा जीनोटाइप मैच भी कर गया। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि इनको अपना एक्स लिंक रिसेसिव का दूसरा एलील, ये वाला जो एलील है, अगर इस फादर से मिला है तो इस फादर का जीनोटाइप ये रहा होगा। फादर के पास अगर ये जीनोटाइप रहा है तो इनको अफेक्टेड होना चाहिए था, ये अफेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा, एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर क्या बचा, ए और सी गलत। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सी एंड डी। देखो सबसे आसान अपने दिमाग में सेट कर लो, ऑटोसोमल रिसेसिव को चेक करना और एक्स लिंक रिसेसिव को चेक करना बहुत आसान है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए ना, ऑटोसोमल रिसेसिव का जीनोटाइप मैच कर लो। ऑटोसोमल रिसेसिव के जीनोटाइप को निकालना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि डोमिनेंट में आपको जो है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है कि डोमिनेंट जो है वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। तो वहां पर हमें प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफाई करने में कि होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। लेकिन रिसेसिव इज वी आर सॉर्टेड, होमोजाइगस कंडीशन है, सीधा होमोजाइगस रिसेसिव लगा दो और वर्क करेगा। और एक्स लिंक रिसेसिव को करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक जीनोटाइप देखना होता है। तो दोनों केसेस को सबसे पहले चेक किया रखो, उसके बाद जाया करो डोमिनेंट वाले केसेस पे, ऑटोसोमल डोमिनेंट लगा लो या एक्स लिंक डोमिनेंट लगा लो, उनको बाद में जाओ, पहले रिसेसिव वालों को चेक करो। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज शोन बाय, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, ग्रैंडफादर से जाएगा डॉटर में, डॉटर से ग्रैंडसन में, दैट इज ऑल्टरनेटिवली अपोजिट जेंडर्स में पास ऑन होता है, दैट इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और ये हमें देखने को मिलता है सेक्स लिंक ट्रेट्स में, सेक्स लिंक ट्रेट्स में हमें देखने को मिलता है योर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। So, a well-known genetic disorder is carried by a woman. She marries a normal man and her all female children are alive, but she lost all male children. So, here we have
A well-known genetic disorder is carried by a woman. She marries a normal man and her all female children are alive, but she lost all male children. मेल चिल्ड्रन अफेक्टेड या लॉस्ट कब होंगे? जब उनके पास, उन्होंने क्या बोला कि जो फीमेल वाले चाइल्ड है वो अलाइव है। एक बात सोच के देखो, फीमेल का दो कंडीशन हो सकती हैं, फीमेल के जीनोटाइप की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो उनके पास डोमिनेंट एलील है, इसको मैं कैपिटल आर से रखती हूं, या तो उनके पास डोमिनेंट एलील है या फिर उनके पास रिसेसिव एलील है। वहीं पर मेल चाइल्ड के पास अगर रिसेसिव एलील है तो उसकी डेथ होनी 100% श्योरिटी है। अगर मेल चाइल्ड के पास रिसेसिव एलील आएगा, क्योंकि एक ही रिसेसिव एलील आते ही सभी के सभी मेल चाइल्ड डेड हो जाएंगे। और ये आपको बताया भी गया था लास्ट वाले लेक्चर में कि आपका जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होता है वो मेल्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि वहां पर एक ही एलील आते ही एक्सप्रेशन हो जाता है और चाइल्ड की डेथ हो जाती है। सो हेंस द जीनोटाइप इज योर एक्स लिंक रिसेसिव। मैच भी करोगे तो यहां पर अगर यहां पर कंडीशन आ रही है, अगर आप इस वाले की कंडीशन देखो, कैरियर की कंडीशन देखोगे, तो जीन होते हुए भी फीमेल सरवाइव कर रही है और वहां पर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर जब आता है द चाइल्ड इज डेड। सो इट इज एक्स लिंक रिसेसिव। Probability of a son to be colorblind for parent with colorblind father and normal homozygous mother. Now, colorblind is your X-linked recessive. Mother is homozygous normal. Mother homozygous normal है, mother XX है, and father क्या है? colorblind है. So father जो है वो colorblind हुए तो XCY. So let's make your cross. So what is the probability of the son to be colorblind? 0. दोनों में से किसी में भी जीन नहीं जा रहा, so it is 0%. Paternal grandfather is hemophilic, which is probability of his grandson to be hemophilic. So आपका जो hemophilic होता है, that is hemophiliia जो होता है वो आपका एक X-linked trait है। हीमोफीलिया आपका एक्स लिंक ट्रेट है, सेक्स लिंक ट्रेट है। तो पेटर्नल ग्रैंडफादर दैट मीन्स आपके पापा के जो फादर है, आपके पापा के जो फादर हैं उनमें ये डिसीज है। पेटर्नल ग्रैंडफादर में डिसीज है और ये आपका सेक्स लिंक डिसीज है, तो ये फादर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पेटर्नल ग्रैंडफादर से उनकी डॉटर दैट मीन्स आपकी बुआ को पास ऑन होगा, बुआ से उनके बच्चे को दैट मीन्स आपके दादाजी के ग्रैंडसन को पास ऑन होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज ग्रैंडसन टू बी हीमोफिलिक? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज 0। पेटर्नल ग्रैंडफादर को है दैट इज आपके दादाजी को है। पेटर्नल मतलब होता है पापा के जो पापा हैं उनको पेटर्नल ग्रैंडफादर कहते हैं। तो आप में वो जीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, पेटर्नल ग्रैंडफादर को उनकी डॉटर दैट इज आपकी बुआ को पास ऑन होगा, बुआ से उनके बच्चों को पास ऑन होगा। सो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखोगे तो। सेक्स लिंक डिसऑर्डर दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, अभी अभी पढ़ा है हमने। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर? कौन सी स्टेटमेंट एक्स लिंक डिसऑर्डर के लिए नहीं फिट बैठती? फीमेल्स विद सच अ डिसऑर्डर आर अननोन। ओके, हम लगा सकते हैं। मेल्स कैरी द डिसीज एलील आर ऑलवेज डिसीज। ऑब्वियसली एक ही रिसेसिव एलील आते से जो है मेल जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। फीमेल्स आर डिसीज ओनली व्हेन देयर मदर्स आर कैरियर एंड फीमेल इज डिसीज। फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए मदर से भी रिसेसिव एलील चाहिए। मदर के पास रिसेसिव एलील होने का मतलब क्या है? मदर कैरियर है। और फादर के पास रिसेसिव एलील होने का मतलब फादर जो है वो अफेक्टेड होंगे ही होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मेल पासेस ट्रेट टू ऑल ऑफ हिज सन। मेल जो है वो ट्रेट को अपने सन को पास ऑन करते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मेल्स अपने सन को जो क्रोमोसोम देते हैं वो वाई क्रोमोसोम देते हैं और जो आपका डिसऑर्डर है वो एक्स क्रोमोसोम का है। सो ये स्टेटमेंट होती है इनकरेक्ट, क्योंकि मेल जो है अपने सन को नहीं अपनी डॉटर्स को पास ऑन करते हैं। सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखोगे अ पॉकी न्यूरोस्पोरा वाज क्रॉस्ड विद नॉर्मल न्यूरोस्पोरा एंड फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। जब फीमेल पॉकी है तो सभी पॉकी प्रोजेनी आ रही है, जब फीमेल नॉर्मल है तो सभी जो है नॉर्मल प्रोजेनी आ रही है। हेंस दिस इज योर मैटरनल इफेक्ट। मदर से कंट्रोल होने वाला
जीनोटाइप या फिनोटाइप, नॉट जीनोटाइप, फिनोटाइप. So next we have this. The following pedigree represents the inheritance of a rare disorder. Based on the above pedigree, which is the most likely mode. ध्यान से देखो, skip of generation दिख रहा है. Skip of generation के साथ ये भी दिख रहा है कि unaffected parent का affected child है. सीधा सीधा autosomal recessive. जीनोटाइप मैच कर लीजिएगा. So aneuploid females with only one X chromosome is a characteristic of individual with. किसमें ये एक क्रोमोसोम जो होता है एक ही होता है, that is your Turner's syndrome. So with this we come to end of the session. I hope आपको पेडिग्री समझने में आसानी हुई होगी, ट्रिक समझ में आई होगी, जीनोटाइप्स निकालना समझ में आया होगा. एंड ऑलरेडी सजेस्टेड जिनको मेंडेलियन क्लियर होगा उनको ही पेडिग्री समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. So all the very best for your preparations. Work hard, be positive, be happy. Thank you so much for joining us.